नमस्कार, मैं अमरधर लाल। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पुनर्जागरण। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में सबसे पहले हम लोग पुनर्जागरण का अर्थ देखेंगे, उसके पश्चात पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण का जन्मस्थल इटली, पुनर्जागरण की विशेषताएं, पुनर्जागरण का प्रभाव और अंत में हम लोग पुनर्जागरण का मूल्यांकन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पुनर्जागरण का अर्थ। पुनर्जागरण मध्यकालीन सामंती यूरोप एवं आधुनिक प्रगतिशील यूरोप के बीच एक युग विभाजन काल है। व्यापक संदर्भों में पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुए विभिन्न बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आंदोलनों को सम्मिलित रूप से दिया गया नाम है, जिसने आधुनिक यूरोप की आधारशिला तैयार कर दी। रेनेसा, जिसका मतलब है पुनर्जागरण। रेनेसा इतालवी भाषा का शब्द है। अब हम लोग जानते हैं पुनर्जागरण के कारण। सामंतवाद के पतन की प्रक्रिया से पुनर्जागरण के तत्वों को बढ़ने का मौका मिला, क्योंकि सामंतवाद के रहते तत्कालीन रूढ़िवादी व्यवस्था में किसी प्रकार का बौद्धिक सांस्कृतिक परिवर्तन संभव नहीं था। पुनर्जागरण के समय ही प्रिंटिंग प्रेस भी विकसित होना शुरू हुई, जैसे गुटेनबर्ग द्वारा छापेखाना का आविष्कार आदि। 15वीं से 16वीं सदी भौगोलिक खोजों का युग था। इन खोजों के द्वारा संसार के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण प्रारंभ हुआ। इसे वर्तमान भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ के रूप में भी देखा जा सकता है। 14वीं-15वीं शताब्दियों में व्यापार वाणिज्यों के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रगति हुई। व्यापारिक विकास ने पुनर्जागरण के तत्वों को आगे बढ़ने में काफी सहयोग दिया। कारण था पुनर्जागरण ने परिवर्तन को महत्व देते हुए सामंती अर्थव्यवस्था की जगह व्यापारिक अर्थव्यवस्था को महत्व दिया। प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा पुनर्जागरण के विचारों को पूर्ण संरक्षण देना। अब हम लोग चर्चा करते हैं पुनर्जागरण का जन्मस्थल इटली के बारे में। इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ होने के पीछे वहां की भौगोलिक स्थिति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इटली भूमध्य सागर के केंद्रों में अवस्थित है। इस अवस्थिति के कारण यह यूरोपीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। पुनर्जागरण के प्रारंभ होने में इटली में रोम की अवस्थिति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रोम यूरोप की प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र बिंदु था। इसके कारण इटली स्वाभाविक रूप से यूरोपीय संदर्भ में विभिन्न विकास कर्मों का केंद्र बिंदु बनने में सक्षम था। इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ होने के पीछे यहाँ की सामाजिक संरचना की एक भिन्न तरीके के विकास की निर्णायक भूमिका रही। 13वीं-14वीं शताब्दियों में सामंतवाद अपने पतन की ओर अग्रसर हुआ। इटली में जब सामंतवाद टूटने लगा तब सामंत गांव छोड़कर शहर में आकर बसने लगे। 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुतुनिया पर कब्जा कर लिया गया, जिसके पश्चात यहाँ के विद्वान भागकर इटली में शरण लेने लगे। कुस्तुतुनिया के पतन की इस घटना के कारण पहले से व्यापक पुनर्जागरण के तत्वों को व्यापक स्तर पर फैलने का मौका मिला। 14वीं-15वीं शताब्दी में इटली में हुए सांस्कृतिक विकास की भी यहाँ पुनर्जागरण के प्रारंभ होने में भूमिका रही। यहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, जिससे न सिर्फ रूढ़िवादिता टूटी बल्कि तर्क एवं विज्ञानवाद का भी प्रसार हुआ। इटली के कई व्यापारिक वर्गों द्वारा, जैसे फ्लोरेंस का मेडिसी परिवार आदि ने कला एवं साहित्य को संरक्षण प्रदान किया, जिससे सांस्कृतिक विकास तो हुआ ही साथ यहाँ पुनर्जागरण के विभिन्न तत्वों को भी प्रसारित होने का मौका मिला। पूर्व में बैजेंटाइन एवं सार्सेनिक सभ्यता के साथ इटली के जीवंत संबंध का होना। अब बात करते हैं पुनर्जागरण की विशेषताएं की। सबसे पहले विशेषताएं थी मानवतावाद। मानवतावाद मानव को केंद्र में रखते हुए उसे व्यापक जीवन संदर्भों में स्थापित करने वाली विचारधारा का नाम है। इसे मानव का मानव के द्वारा एवं मानव के लिए से संबंधित विचारधारा भी कहा जा सकता है। मानवतावाद पुनर्जागरण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है। इसे पुनर्जागरण का मूल आधार भी कहा जा सकता है। ग्रीक वैज्ञानिक पाइथागोरस द्वारा दिया गया यह कथन कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, से मानवतावाद को परिभाषित किया जा सकता है।
अब बात करते हैं पुनर्जागरण की अगली विशेषता की, नई शिक्षा या नई विद्या। शिक्षा और साहित्य पर पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नई विद्या में व्याकरण, वक्तृता, कविता, नीति और इतिहास जैसे विषय शामिल हुए। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी थी। स्पेन में विश्व प्रसिद्ध कार्डोवा विश्वविद्यालय ने यूरोप में नवीन विचारों का प्रसार किया। उनके साहित्यकारों ने जैसे दांते, पेट्रॉक, टॉमस मूर ने प्राचीन भारत का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। अगली विशेषताएं छपाई थी। छपाई, विचार, अभिमत और सूचनाएं अभूतपूर्व तेजी से व्यापक स्तर पर पहुंची। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी में गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और धीरे धीरे इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस में इस कागज और मुद्रण तकनीक के विकास में ज्ञान पर विशिष्ट लोगों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत। अगली विशेषताएं थी धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत। लोगों के जीवन पर से धर्म का नियंत्रण कमजोर होना शुरू हो गया। प्राकृतिक घटनाओं, शक्तियों तथा प्रक्रियाओं को ठीक ठीक समझ लेने के कारण अनेक प्रकार की भ्रांतियां दूर हो गई, अतः लोगों में परलौकिक मान्यताओं की कमी होती गई। अगली विशेषता विवेक या तर्क बुद्धि का प्रसार। मनुष्य की बौद्धिक और नैतिक क्षमता में विश्वास बढ़ने लगा। सिर्फ मनुष्य को प्राणियों की महान श्रृंखला में अपनी जगह चुनने की आजादी। सभी तथ्यों को तर्क की कसौटी पर कसकर देखा जाने लगा। अब बात करते हैं पुनर्जागरण के प्रभाव का। पुनर्जागरण से आधुनिक विश्व के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसकी आर्थिक स्थिति देखते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने औद्योगिकरण के नए युग का आधार तैयार किया। मध्ययुगीन गिल्ड व्यवस्था यानी शिल्प श्रेणी की जगह पूंजीवादी व्यवस्था का आगमन हुआ। अब इसकी राजनीतिक स्थिति देखते हैं। राष्ट्र राज्यों के तहत जिस राजनीतिक संरचना का विकास हुआ उसकी मूल विशेषता थी सामंती व्यवस्था के स्थान पर राजा के पास सर्वोच्च शक्ति का विकास। एक राष्ट्रीय राजतंत्र का विकास प्रारंभ हुआ। इसकी सामाजिक स्थिति में बदलाव को देखते हैं। पुनर्जागरण के साथ साथ नागरिक जीवन का महत्व बढ़ने लगा। समाज में नई विद्या का प्रसार होने से व्यक्ति अधिक शिक्षित एवं जागरूक होने लगे। इसकी धार्मिक स्थिति अब देखते हैं। बौद्धिक पुनर्जागरण का तत्कालिक प्रभाव मनुष्य के धार्मिक जीवन पर पड़ा। अब सामान्य लोग भी धर्म के सच्चे स्वरूप को समझने में समर्थ हो गए। धर्म सुधार आंदोलन की नींव तैयार की। धर्म के प्रति लोगों का अंधविश्वास दूर होने लगा और इससे धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। अब इसके सांस्कृतिक प्रभाव को देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय भाषाओं का विकास प्रारंभ हुआ। साहित्य में संवेदना एवं शिल्प दोनों के स्तर पर मौलिक परिवर्तन सामने आए। इस समय की प्रमुख रचनाएं दांते का कविता, पेट्रॉक का जीवनिया, बेकॉसिया का कथा, मैकियावेली जिसे आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है का द प्रिंस, माउंटेन का निबंध, चौसर के लोक कथाएं भी प्रमुख रचनाएं हैं। शेक्सपियर के साहित्य में अंग्रेजी भाषा का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। हिब्रू, रोमन, अरबी भाषाओं में भी अध्यापन किया जाने लगा। इस प्रकार बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं थी। स्थापत्य कला धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर यथार्थवादी हो गया। पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य भी इस काल की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने में पीछे नहीं रही। इसके माध्यम से भी मानवीय स्वतंत्रता को स्थान दिया गया। पहले से चली आ रही गौथिक कला शैली में कई नए तत्व जैसे गोल मेहराब, गुंबद, स्तंभ आदि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इन नए प्रयोगों को लंदन में सेंट पॉल चर्च तथा रोम के सेंट पीटर चर्च के संदर्भ में देखा जा सकता है। रोम के सेंट पीटर चर्च के निर्माण में एंजेलो एवं राफेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मूर्तिकला पुनर्जागरण काल की मूर्तिकला में भी परिवर्तन के नए तत्व समाहित हुए। पुनर्जागरण पूर्व की मूर्तिकला जहां सिर्फ धर्म से संबंधित थी, वहां अब धर्म के साथ मानवीय तत्वों का भी समावेश हुआ।
मूर्तियाँ सिर्फ चर्च के लिए न बनकर स्वतंत्र रूप से मानवीय जीवन के विभिन्न रूपों को अभिव्यक्त करने के लिए बनने लगी। मूसा की मूर्ति, मरियम और यीशु की मूर्ति प्रमुख स्थान रखती है। चित्रकला। पुनर्जागरण काल के चित्रकारों ने विषयों का चुनाव सीधे जीवन से लिया। प्लास्टर और लकड़ी के पैनल के स्थान पर कैनवरा का इस्तेमाल शुरू हुआ। शोक और चटक रंग का प्रयोग, तैल चित्रों की परंपरा शुरू हुई। लियोनार्डो दा विंची के चित्रों में लास्ट सफर और मोनालिसा अनुपम है। माइकल एंजेलो की महान रचना लास्ट जजमेंट को देखने से पता चलता है कि मनुष्य भय और आतंक से ग्रस्त है तथा ईश्वर के प्रेम और दया की ओर कोई आशा नहीं है। चित्रकला की शैली चित्ताकर्षक एवं हृदयग्राही बनकर चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ी। वैज्ञानिक प्रभाव। खगोल विज्ञान के अतिरिक्त चिकित्सा, रसायन, भौतिक एवं गणित शास्त्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। कोपरनिकस ने प्रेक्षण और गणना के आधार पर सिद्ध किया कि पृथ्वी एक ग्रह है और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अन्य वैज्ञानिकों में न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गैलीलियो दूरबीन की खोज की, पेंडुलम के सिद्धांत का आविष्कार किया। पुनर्जागरण का मूल्यांकन। धर्म के नियंत्रण से मुक्ति तथा विवेक और ज्ञान से युक्त नए मनुष्य का पदार्पण हुआ। मानव मस्तिष्क की असीम संभावनाओं का पता चला और उसकी वैज्ञानिक विजयों का क्रम शुरू हुआ। राज्य एवं धर्म के पृथक्करण एवं राष्ट्रीयता के विकास की कल्पना, भविष्य में दोनों के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा अंकित हुई। राष्ट्रीयता की भावना से राष्ट्र के प्रगति में योगदान मिलने लगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने पुनर्जागरण के बारे में संपूर्ण चीज़ें देखी। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।